हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में हमने क्लास 8th सिविक्स चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में आपको पता है कि मैंने आपसे बताया था कि हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण यानी कि की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप अंडरलाइन वर्ड्स को सबको पढ़ लेंगे। बाई द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल सेवरल डिकेड्स, यानी कि 20वीं सदी तक आते आते जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे वो दशकों तक पुराने हो चुके थे, यानी कई दशक चल रहे थे। और ये जो स्ट्रगल था हमारा स्वतंत्रता संग्राम है ना, इसके दौरान राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, किस तरह का होना चाहिए यानी कि वो अपने संविधान को बनाने के लिए चिंतित थे, है ना। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या होता था कि उन्हें जो नियमों को मानना पड़ता था वो उनके बनाए नहीं थे, वो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए थे, जिसको हम कहते हैं उसमें कॉलोनियल पीरियड, है ना। तो कॉलोनियल पीरियड में जो अंग्रेजों का शासन था एक अत्याचारी शासन था, है ना, जिन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, यानी हम खुद में अपने आप में एक स्वतंत्र होना चाहिए और हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए जिसमें, और सभी को सरकार में हिस्सेदारी लेने का अधिकार हो। तो इसके बाद ये तय करना था कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे हो, उसके कामकाज के नियम क्या हों, है ना। तो ये किसी एक आदमी का काम नहीं था। तो ये इसको करने के लिए मोर देन 300 पीपल, ये देखो लगभग 300 व्यक्तियों का एक समूह लोगों ने योगदान दिया। 1946 में यानी 1946 में वो मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 सालों तक लगातार बैठकें होती रहीं, ठीक है। और तब जाके ये पर्सन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें हम, है ना, संविधान निर्माता का नाम दिया गया है, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा के इन सदस्यों में सामने बड़ी जिम्मेदारी थी। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर दैम, बहुत बड़ा काम था उनके सामने। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह की समुदाय थे, उनकी कोई भाषा एक नहीं थी। द कंट्री वाज मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस 50 हज़ारों भाषाएं थी, ना तो कोई एक धर्म था ना ही एक संस्कृति थी। तो वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी बहुत एक टर्मोइल, यानी कि दिखा गोइंग थ्रू ए कंसिडरेबल टर्मोइल, एक विपत्ति से, एक खलबली से, एक उथल पुथल से गुजर रहा था। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड, जो स्वतंत्र राज्य थे, मतलब जो रियासतें थीं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। तो इस तरीके से वे किधर जाएंगी ये सोच रहे थे। तो जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने बहुत मुद्दे थे कि संविधान कैसे बने, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बड़ी बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा संविधान दिया, ठीक है, जिसमें विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में डाइवर्सिटी वाले हम चैप्टर में पढ़ सकते हैं, क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1, ठीक है। और उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जिस संविधान ने बहुत जोर दिया। द रोज ऑफ ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. Finally, the documents also reflect their concern of eradicating poverty through the socio-economic reforms as well as the emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. ठीक, अब साइड में देखते हैं कि लिखा है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा गया है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप। उनका ऐसा विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी जो हिस्सेदारी है, अनुसूचित जातियों के संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है कि उनके आने से उन्होंने ये कहा था कि भले ही कानून बन गए हों लेकिन अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती। इन्हें अनुसूचित जातियों का देखो कितना फिक्र था, इन्होंने उनके लिए संविधान में आरक्षण को लागू किया, रिजर्वेशन को, है ना। और उन्होंने बताया कि लेकिन रिजर्वेशन होने के बाद भी
ये बेफिक्र नहीं हो सकते कानून बनने के बाद भी, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया है ना कि ही देयरफॉर अर्ग्ड शेड्यूल कास्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में भी शामिल हों आप और लोक सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देख लीजिए कितना इतना इनको चिंता थी अपनी SC कास्ट के लिए। तो इन्होंने जो है आरक्षण भी दिया, उनसे कहा कि आप अभी अपने आप को सुरक्षित ना समझें तो आप जॉब में भी अपना जो है वो करें। तो देखो हर चीज़ में आपको आप तो पता ही है आरक्षण चल रहा है, और चूंकि ये केवल 10 सालों के लिए थे, लेकिन आजकल की सरकारों ने उसको वोट बैंक की राजनीति बना करके लंबे समय तक कर दिया गया है। अब हर कोई अगर आरक्षण मांगेगा तो ये वैसे आर्थिक तौर पर होना चाहिए, ताकि गरीब बच्चा किसी का भी हो सकता है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मोमडन हो, कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पर कास्ट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये 10 सालों के लिए किया था इन्होंने, लेकिन इसको एक्सपेंडेड कर दिया जाता है टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, फॉर देयर वोट बैंक। ओके, तो अब हम संविधान के कुछ की फीचर्स जानने वाले हैं। पहला है हमारा फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, आप इस चैप्टर जो अंडरलाइन किया मैंने इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर, है ना, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, है ना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हमारे देश में 3 तरह की सरकारें, राज्य स्तर पर सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर हैं, है ना, और एक हमारी तीसरी सरकार होती है पंचायती राज, है ना। तो सत्ता का बंटवारा है ये फेडरलिज्म, ठीक। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड सेंटर, पंचायती राज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। We look at the functioning of the government in your class 7 book, and this year will we read more about the central government। तो इस साल हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। दूसरा हम आते हैं आगे, दूसरा आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, है ना, ठीक है। तो हम कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी पढ़ चुके हैं, जो वोट डालने के लिए, है ना, लाइन में खड़ी है, और देखो ये नीचे भी लाइन लगी हुई है ना। तो इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, कि जहाँ पे सभी को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी को वोट डालने का अधिकार हो। इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें ऊंच नीच की बेड़ी कोई नहीं रहती ऐसी, ये सार्वभौमिक अधिकार है, सभी के लिए वोट डालने का अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तीसरा आता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स बना दिए गए, तो 3 अंग कौन कौन से हैं जिनके अलग अलग पावर दी गई हैं, देख लीजिए। दीज आर द लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका, ठीक, और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी कहते हैं न्यायपालिका। तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, जैसे कि DM वगैरह, है ना, और सर्विस। और विधायिका में क्या होते हैं, विधायक होते हैं, और जो कानून बनाने वाले होते हैं, कानूनों को लागू करने और चलाने वाले होते हैं आपके कार्यपालिका में, यानी कि एग्जीक्यूटिव में। और आपका तीसरा आपका न्यायपालिका, तो वो आप इसके अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आपका जजेस और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वगैरह, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखिए लिखिए नीचे दिया गया है, द वर्ड स्टेट इज़ ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर, दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जहाँ भी कहीं स्टेट का नाम आया है, तो स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, इसका मतलब है कि राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब उसे सरकार से भिन्न अलग अर्थ में लेते हैं, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो मैंने आपसे बताया कि फंडामेंटल राइट्स पे मैं आपको पूरा एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटा सा समझाता हूँ कि हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। इनको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है ना। इस देखो लिखा है यहाँ पे, कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड ए सर्टेन सस्पेंशन ऑफ द स्टेट इन माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट ए सेट ऑफ रिटन राइट वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर। तो जितने भी औपनिवेशिक शासन था जब हमारा कॉलोनियल रूल, तो राष्ट्रवादी जो थे नेता, उनके दिमाग में ये बात आती थी, है ना, एक ऐसा डाउट रहता था कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए, यानी कि कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे, है ना, कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जिससे उनसे बचा जा सके। तो मौलिक अधिकारों को
सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए तैयार किया गया। और ये मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे, तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को देखेंगे, है ना। तो ये सभी की हर तरह से रक्षा करते हैं, ठीक। अब मौलिक अधिकार के बाद आते हैं लास्ट में हम एक, ये आता है 5वां हमारा पॉइंट आता है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जिसे कहते हैं। सेक्युलरिज्म क्या होता है, यानी कि कोई भी धर्म फैक्ट नहीं होता जिसमें सभी धर्मों को बराबर समानता दी जाती है। ये एक ऐसा राज्य होता है, सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। एज द स्टेट रिलीजन, है ना। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ऊपर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनका भी जिक्र किया है, तो हमें पढ़ने में थोड़ा मुश्किल या समझ में नहीं आ रहा होंगे क्योंकि आउटसाइड अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, ये थोड़े जटिल हैं, तो दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैस्प, और इतने आसान भी नहीं है इन पर पकड़ पाना। तो डोंट वरी, आप ज़्यादा परेशान ना हो, डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। इन द रेस्ट ऑफ द बुक, इसकी बची बुक में एज वेल इन योर हायर क्लासेज यू विल रीड मोर अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवली व्हाट दे मीन, मतलब कि यानी कि आप धीरे धीरे आगे सीखते जाएंगे सभी पहलुओं के बारे में, है ना, इसके और अलग फीचर्स के बारे में, और 9th क्लास में और अच्छा सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज आ गई हैं। और ये साइड में एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बता रहा हूँ मैं, देख लीजिए। लिखा है द अबव फोटो शो वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जो तस्वीरें हैं ये कई मेंबर को दिखा रही है। कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल सेशन ऑफ 24 जनवरी 1950 को ये लोग साइन कर रहे हैं अपनी आखिरी बैठक में, संविधान के किसी पेपर वगैरह पे साइन कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, और दूसरे में जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिए ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति, है ना, पहले। और पहले खाद्य और कृषि मंत्री श्री जयराम दास दौलतराम, इसी में दिया गया है, इसे पढ़िए आप। और राजकुमारी अमृत कौर, है ना, हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री। जॉन मथाई पहले वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है, और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, ये श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। जॉन मथाई पहले वित्त मंत्री थे। अमृत कौर थी पहली स्वास्थ्य मंत्री, और जयराम दास दौलतराम पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर में अगली वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स डिटेल में मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।